नमस्ते और इस नए एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास के एक ऐसे दौर पर बात करने वाले हैं जिसने हमारी आज की दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया, यानी उपनिवेशवाद या कॉलोनियलिज्म। पर क्या सच में ये दुनिया भर में सभ्यता लाने का कोई महान मिशन था या इसके पीछे कुछ और ही कहानी थी? चलिए इन दावों की सच्चाई और जमीनी हकीकत को थोड़ा करीब से समझते हैं। इस पूरी चर्चा को हमने 5 हिस्सों में बांटा है। पहले हम समझेंगे कि उपनिवेशवाद आखिर है क्या, फिर इसके इतनी तेजी से फैलने की वजह, इसके पीछे घड़े गए मिथक, जमीनी कड़वी सच्चाई और आखिर में कैसे लोगों ने इसका डटकर विरोध किया। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी परिभाषा की। आखिर इस विश्वव्यापी विजय की जड़ें कहां से जुड़ी हैं? देखिए, उपनिवेशवाद या कॉलोनियलिज्म सिर्फ किसी दूसरी जमीन पर जाकर कब्जा करने का नाम नहीं है। ये इससे कहीं ज्यादा गहरा है। असल में ये एक ऐसी प्रथा है जहां एक देश किसी दूसरे क्षेत्र पर पूरा कंट्रोल कर लेता है, अपनी बस्तियां बसाता है और सबसे बड़ी बात, अपनी राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रणालियों को वहां के लोगों पर जबरदस्ती थोपता है। वैसे आपको शायद लगता हो कि ये कोई नई बात है, पर इसके तार तो पहली सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व के महान साम्राज्यों और धर्मों के फैलाव से जुड़े हैं। लेकिन अगर हम उस खास औपनिवेशिक युग की बात करें जिसकी चर्चा हम आज कर रहे हैं, तो उसकी शुरुआत होती है 15वीं शताब्दी से। ये वो दौर था जब स्पेन, पुर्तगाल, ब्रिटेन और फ्रांस जैसी यूरोपीय ताकतें ग्लोबल स्टेज पर उतरीं और उन्होंने बड़े पैमाने पर दुनिया भर में अपना विस्तार करना शुरू कर दिया। इन ताकतों ने कितनी तेजी से नियंत्रण हासिल किया, जरा इसका अंदाजा लगाइए। 1674 में जब फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी पौंडीचेरी आती है, वहां से लेकर 1858 तक आते आते ब्रिटिश क्राउन पूरी तरह से सत्ता अपने हाथ में ले लेता है। यानी महज कुछ ही सदियों में इन शक्तियों ने एशिया, अफ्रीका, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में अपना सैन्य और आर्थिक दबदबा पूरी तरह से कायम कर लिया था। अब यहां एक बड़ा सवाल उठता है, आखिर इन बड़े बड़े साम्राज्यों के इतनी तेजी से फैलने की असली वजह क्या थी? ऐसा क्या था जिसने इन्हें इतना आक्रामक बना दिया? इसके पीछे कोई एक कारण नहीं था, बल्कि कई सारी चीजें काम कर रही थीं। सबसे पहले तो इन देशों के बीच ग्लोबल पावर बनने की एक तगड़ी राजनीतिक होड़ मची थी। उसके बाद आता है सबसे बड़ा फैक्टर, आर्थिक लाभ। नए संसाधन, नए बाजार और हां, सीधी सीधी लूटपाट। इसके अलावा स्वदेशी आबादी का ईसाई धर्म में धर्मांतरण और नई जगहों की खोज करने जैसी वैज्ञानिक जिज्ञासाओं ने भी इन अभियानों को तेज किया। लेकिन अब सोचिए, इतने बड़े पैमाने पर दूसरों की जमीन छीनने को कोई सही कैसे ठहरा सकता है? यहीं पर एंट्री होती है एक बहुत ही चालाकी से गढ़े गए मिथक की। अपने इस कब्जे को दुनिया की नज़रों में सही साबित करने के लिए इन उपनिवेशवादियों ने भाषा को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। उन्होंने वहां पहले से रह रहे लोगों का दानवीकरण या डिमोनाइजेशन करना शुरू कर दिया। मतलब किसी भी व्यक्ति या समूह को जानबूझकर एक बेहद नकारात्मक और झूठी रोशनी में पेश करना। उन मासूम मूल निवासियों पर इन्होंने जंगली, आदिम यानी प्रिमिटिव और बर्बर जैसे अपमानजनक लेबल लगा दिए। और ये सब एक सोची समझी साजिश थी ताकि वो दुनिया को ये बता सकें कि इन लोगों से इनकी आज़ादी छीन लेना न सिर्फ ठीक है बल्कि ज़रूरी भी है। और इसी दानवीकरण के आधार पे उन्होंने एक बेहतरीन कहानी बनाई, सभ्य बनाने का मिशन। उन्होंने खुद को और पूरी दुनिया को ये तसल्ली दी कि वे इन नई जमीनों पर कब्जा नहीं कर रहे हैं, बल्कि वहां तकनीकी और सामाजिक प्रगति ला रहे हैं। इस पूरी मानसिकता को अगर किसी एक तस्वीर में देखना हो तो 1892 का ये कार्टून बिल्कुल सटीक बैठता है। यहाँ एक ब्रिटिश व्यापारी अफ्रीका महाद्वीप के ऊपर दोनों पैर फैलाए खड़ा है। उसके हाथ में टेलीग्राफ का तार है। वैसे तो टेलीग्राफ उस वक्त प्रगति और आधुनिकता का प्रतीक था, लेकिन यहाँ ये साफ तौर पर नियंत्रण और कब्जे के एक टूल के रूप में दिखाया गया है। तो ये तो थे उनके बड़े बड़े दावे, पर आइए जरा पर्दा उठाते हैं और देखते हैं कि वहां रहने वाले लोगों के लिए जमीनी हकीकत आखिर थी क्या। जब हम सभ्यता लाने के दावों को असल हकीकत के बगल में रखकर देखते हैं तो फर्क एकदम साफ नजर आता है। दोस्तों, ये फायदा पूरी तरह से एक तरफा था। एक तरफ तो प्रगति का ढोंग था, तो दूसरी तरफ लोगों की आज़ादी छिन रही थी, उनके संसाधनों का भारी शोषण हो रहा था और उन्हें अनगिनत कठिनाइयां झेलनी पड़ रही थीं। ऐतिहासिक रिकॉर्ड इस बात के गवाह हैं कि इन जीतों का नतीजा कितना विनाशकारी था। सदियों पुरानी जीवन शैली और परंपराएं पूरी तरह नष्ट कर दी गईं। उन पर जबरदस्ती विदेशी सांस्कृतिक मूल्य थोपे गए और उनके प्राकृतिक संसाधनों का बिना सोचे समझे दोहन किया गया। लेकिन सच कहूं तो इन सैन्य अभियानों की सबसे अंधकारमय सच्चाई कुछ और ही थी।
इन कब्जों के नाम पर अक्सर बड़े पैमाने पर नरसंहार हुए और लोगों को दास बनाने जैसी भयानक प्रथाएं अपनाई गईं। सोचिए, आज़ाद लोगों को उन्हीं की ज़मीन पर गुलाम बना दिया गया। हाँ, ये बात सच है कि इस औपनिवेशिक युग में दुनिया भर में बहुत तेज़ी से तकनीकी और आर्थिक विकास हुआ, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये सारा विकास मुख्य रूप से उन उपनिवेशवादियों के लिए था। जिन लोगों पर कब्जा किया गया था, उन्होंने इस तथाकथित प्रगति की कीमत अपने खून, पसीने और भारी कष्टों से चुकाई। अब इतना जुल्म होने के बाद कहानी यहाँ खत्म तो नहीं हो सकती थी ना? जाहिर है, दबाव जब बढ़ता है तो पलटवार भी होता है। जिन लोगों ने अपना सब कुछ खोया था, वे चुपचाप बैठे नहीं रहे। लगभग इन सभी विजित क्षेत्रों में उपनिवेशवादी शक्तियों के खिलाफ धीरे धीरे ही सही पर एक मजबूत और उग्र प्रतिरोध आंदोलन खड़ा होने लगा था। लोगों का ये लगातार प्रतिरोध और फिर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो ग्लोबल डायनामिक्स बदले, उसका नतीजा ये हुआ कि 20वीं सदी के मध्य तक उपनिवेशवाद की नींव हिलने लगी। इस दौरान तीव्र व्यू उपनिवेशीकरण यानी डीकोलोनाइजेशन की एक लहर दौड़ी और ज्यादातर देशों ने आखिरकार अपनी आज़ादी हासिल कर ली। तो इस पूरे एक्सप्लेनियर से हमने इस युग की एक मोटी-मोटी तस्वीर तो समझ ली है, लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और बड़ा सवाल पीछे छूट जाता है। आखिर मिथक, वास्तविकता और प्रतिरोध की इन वैश्विक घटनाओं ने भारत के विशाल उपमहाद्वीप को कैसे आकार दिया? हमारे अपने देश के मामले में ये ऐतिहासिक घटनाक्रम कैसे सामने आए? ये एक ऐसा सवाल है जो इस इतिहास को और गहराई से खंगालने के लिए प्रेरित करता है। आज के इस एक्सप्लेनियर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।